एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारी जारी है। सरकार की तरफ से संसद को चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी दल महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि सरकार नियम आधारित हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। मानसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष की क्या है तैयारियां, होगी सियासी दलों से चर्चा। बताएंगे बेंगलुरु बैठक के बाद विपक्षी खेमे में क्यों उठ रहे हैं नाराजगी के सुर। राजस्थान सरकार पर फिर हुई बीजेपी हमलावर। इन्हीं तमाम खबरों के साथ देश, दुनिया और खेल की भी खबरें होंगी। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले बैठकों का दौर। सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। सत्र के एजेंडे में कुल 31 विधेयक। विपक्ष ने कहा जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा। सरकार ने कहा नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार। एनडीए की बैठक में भी बनी सत्र को लेकर रणनीति। लोकसभा अध्यक्ष ने भी की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। विपक्षी गठबंधन के नए नामकरण के तुरंत बाद ही विपक्षी एकता में नाराजगी की सुगबुगाहट। नीतीश और लालू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में न रहने पर उठी नाराजगी की अटकलें। बीजेपी ने साधा निशाना तो नीतीश का नाराजगी से इनकार। मायावती ने भी विपक्षी गठबंधन के सत्ता के लिए एकजुट होने का लगाया आरोप। कहा अकेले लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर फिर घिरी गहलोत सरकार। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या और रेप की घटनाओं पर बीजेपी ने बोला हमला। कहा राजस्थान की महिलाएं अब अशोक गहलोत को नहीं करेंगी माफ। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी महिला सुरक्षा पर खड़े किए सवाल। कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी के 10 विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। उपसभापति रुद्रप्पा लम्मानी पर कागज फेंकने का है आरोप। फैसले के बाद बीजेपी और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दिया नोटिस। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फटने से फैला करंट। दरोगा समेत 16 की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। न्यायिक जांच का भी लिया फैसला। बेंगलुरु पुलिस ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश का किया भंडाफोड़। बेंगलुरु शहर में कई जगहों पर बम धमाकों की बना रहे थे प्लान। विस्फोटक सामग्री भी बरामद। इन सभी के संबंध आईएसआईएस से। बिहार के मोतिहारी में भी पकड़ा गया पीएफआई का मास्टर ट्रेनर याकूब। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से यातायात सहित जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। जीवन पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के बाद उठाने पड़े आपात कदम। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कल से पोर्ट ऑफ स्पेन में। पहला मैच जीत सीरीज में बनाई है टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त। इस टेस्ट को जीत सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी वेस्टइंडीज की टीम। और विपक्ष की बेंगलुरु में हुई बैठक को 24 घंटे भी नहीं बीते कि मायावती ने बीएसपी के लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष की बैठक के बाद उनके अपने कुनबे में ही नाराजगी की सुगबुगाहट है। नीतीश और लालू ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न रहने पर नाराजगी की अटकलें उठी तो बीजेपी ने फौरन
नीतीश पर निशाना साधा। हालांकि नीतीश ने नाराजगी से इनकार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों की मजबूती के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। मंगलवार को सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए खेमे में 39 तो विपक्ष में 26 दल आए। विपक्षी गठबंधन ने अपने नाम का भी ऐलान कर दिया, लेकिन बेंगलुरु बैठक के बाद विपक्षी खेमे में नाराजगी के सुर भी उभर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव कुछ बातों को लेकर नाराज हैं? दरअसल कल जब विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां नीतीश और लालू नहीं थे। कहा जा रहा है कि नए गठबंधन के नाम में उनकी राय नहीं मांगी गई और कांग्रेस को प्रमुखता मिली, जिसके बाद वो नाराज हैं। बीजेपी इस मामले में नीतीश पर निशाना साध रही है तो जेडीयू बचाव की मुद्रा में है। अगर नाराजगी नहीं है तो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैठक का ही हिस्सा था। और क्या जल्दबाजी थी? आप चार्टर प्लेन लेकर गए थे, 2 घंटे बाद भी आ सकते थे। देखिए, नीतीश जी को मैं भी जानता हूँ वर्षों से, वो रह कर नाराज हो जाते हैं, पिनक जाते हैं। और उनकी नाराजगी को प्रकट करने का यही तरीका है कि मीटिंग से गायब हो जाएंगे, मीटिंग में अनुपस्थित हो जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और ये करके वो कुछ बार्गेन करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो उनकी बात को कौन सुनता है? नीतीश कुमार जी को लगा कि हम संयोजक बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको लोग सब प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो सपना देखे थे वो सपना कल चकनाचूर हो गया। अब वो बैकफुट पर आ गए हैं। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। वहीं बीएसपी ने भी विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि ये दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में आईएएस अफसरों की तैनाती पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बीजेपी और जेडीएस के निशाने पर है। दोनों दलों का कहना है कि सिद्धरामैया सरकार की ओर से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। Complete misuse of power has been done by the Congress government in the state of Karnataka. We want the Chief Minister and his entire government to apologize to the people of Karnataka for misusing and welcoming people who are not eligible for any protocol. So this is an outright abuse of power. तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और विवादों के बीच एक बात तो साफ है कि बेंगलुरु की बैठक के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ दलों की नाराजगी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दल तमाम राज्यों में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं वो कैसे एकजुट होकर जनता के सामने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुरुवार यानी कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले बुधवार को बैठकों का दौर जारी रहा। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो एनडीए ने भी बैठक कर रणनीति बनाई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे, तो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी सरकार से वार्ता के लिए पहुंचे। बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, सपा से रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, एआईडीएमके के थम्बीदुरई समेत तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में 34 दलों के 44 नेताओं ने भाग लिया। सरकार के पास 31 विधेयक सूचीबद्ध है। सरकार ने कहा कि सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा चाहते हैं और सरकार इसके लिए तैयार है। मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। वहीं विपक्ष ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, तो वहीं सरकार ने कहा कि वो नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बेहद अहम सत्र है। आइए देखते हैं किस तरह से
तकरीबन 31 बिल हैं जो इस सत्र में पेश होने हैं। बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसी के साथ जो अन्य तमाम बिल हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल 2019, इसी के साथ तमाम अन्य बिलों में सूचीबद्ध है। डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2019, मध्यस्थता विधेयक 2021, जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2022, बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022। ये तमाम वो बिल हैं जो जनहित से जुड़े बिल हैं। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2023, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, डाक सेवा बिल 2023, इसी के साथ राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2023। हम जानते हैं सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए लगातार जो तमाम एक कदम उठाए गए हैं, उसी सिलसिले में यह भी है कि किस तरह से कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, उससे संबंधित ये बिल है। वहीं प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बेहद अहम बिल ये माना जा रहा है इस सत्र का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक 2023 इसमें शामिल है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक इसमें शामिल है और इसी लिस्ट में आगे है औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक 2023, मृत्यु और जन्म पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। तो ये तमाम वो बिल हैं जो बेहद अहम है। मॉनसून सत्र सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए भी अहम है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा सत्र होने जा रहा है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, खान और खनिज विकास और विनियमन यानी रेगुलेशन संशोधन विधेयक शामिल है। रेलवे संशोधन विधेयक इस लिस्ट में शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इसमें शामिल है। साथ ही साथ संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति अध्यादेश संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक भी इस सत्र में लाए जाने हैं, उस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सरकार की तरफ से तैयारी है। सर्वदलीय बैठक में बहुत साफ कहा गया कि नियम आधारित चर्चा से कोई गुरेज, कोई परहेज सरकार को नहीं है। तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ तैयार है। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को निश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। विपक्ष ने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, तो वहीं सरकार ने कहा है कि वो नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है और सभी लोग, सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इशू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे, ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं। और न्यूज नाइट के इस विशेष में आज इसी पर चर्चा है। हमारा विशेष आज है मॉनसून सत्र, एजेंडा और उम्मीदें। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कुलभूषण त्रिपाठी, आप प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और आर राजा गोपालन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका जी, आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस का कहना है, या यूं कहें पूरे विपक्ष का कहना है कि सरकार बड़ा दिल करे, जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं कि उस पर बातचीत हो। तो सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपना कितना बड़ा दिल दिखाया? देखिए, दिल तो बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा जय है।
रुचिरा जी, आपकी आवाज जी। दिल तो बहुत बड़ा है और इसीलिए इन सबका स्वागत भी है जो आप कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं। बट मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है कि जो आज इंडिया रखा गया है नाम, पहली बात तो जो कांग्रेस अध्यक्ष थे कल, वो इंडिया को पूरी तरह से ढंग से स्पेलिंग नहीं कर पाए, उनकी स्पेलिंग ही गलत हो गई। शुरुआत तो वहीं से हुई गड़बड़ी की। फिर उसके बाद वो यूपीए को इंडिया करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज उस वजह से यूपीए का अस्तित्व कहाँ रहा? वो तो खत्म हो गया ना। रुचिका जी, अगर भारतीय जनता पार्टी क्या इस मसले के साथ कल मॉनसून सत्र की शुरुआत करना चाह रही है? बिल्कुल भी नहीं। मुद्दे तो कई भी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कल के सत्र के लिए सरकार किस तरह से तैयार है, क्योंकि पिछला बजट सत्र और बजट सत्र देश हित के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन मुद्दों पे बात होगी। इन मुद्दों पे बात नहीं होगी कि विपक्ष कितना घेर रहा है एनडीए को। विपक्ष कुछ भी कर ले, ये इस टाइम सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब साथ आ रहे हैं। इन लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस टाइम क्या है? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, मोदी जी को हटाओ। मोदी हटाओ, उनको उस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका ये है कि हम आपके वो कौन से विधेयक हैं जिसपे आप विपक्ष को साथ लेके आना चाहती हैं रुचिका जी? साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, सारे भ्रष्टाचारी साथ में रहेंगे। देश को बांटते रहो, जहां भी हो सके जात पात के नाम पे बांटते रहो। जहां हिंदू मुस्लिम कर सकते हो हिंदू मुस्लिम करते रहो, परिवारवाद करते रहो। इन बातों पे इनका गठबंधन हो रहा है। जब गठबंधन हो रहा है तो देखते हैं, 24 भी दूर नहीं है, 25 भी दूर नहीं है, वो भी देखा जाएगा। सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि जनता किसको पूछ रही है। हम मॉनसून सत्र पे बात कर रहे थे रुचिका जी, विपक्ष का अपना विपक्ष एकजुटता एक अलग एक पक्ष हो सकता है, लेकिन कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो सरकार किस तरह से तमाम उन विधेयकों को लेकर, बिल को लेकर आम सहमति पे जा रही है। राजागोपालन जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार कुलभूषण जी से पूछ लें कि वो किस रणनीति के साथ कल संसद भवन पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत साफ कहा कि नियम आधारित तमाम विषयों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार की शुरुआत सर्वदलीय बैठक के साथ एक सकारात्मक दिखाई देती है। क्यों कुलभूषण जी? रितु जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो सरकार का अनुभव रहा है हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, वो सदैव नकारात्मक रहा है। दरअसल संवैधानिक व्यवस्था में जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें सरकार को एक ही जवाब देने की बाध्यता होती है, और वो है संसद, वो है सदन। सदन में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की सदन में तय होती है, और यह सरकार हमेशा यही काम करती है कि सदन चलने ही नहीं देती है, जिससे जनहित के मुद्दों पर, जो जरूरी देश के मुद्दे हैं, उन पर कोई बहस हो सके। इसलिए अभी आपने देखा कि भाजपा प्रवक्ता ने मानसून सत्र पर कोई बात नहीं की। जो विपक्षी दलों का एक कल सम्मेलन हुआ, वो उनका मुद्दा है कि उन्होंने ये नाम क्यों रख लिया, ये क्यों कर लिया। भाई, हम सत्र की बात कर रहे हैं, सत्र में ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष इनसे सवाल पूछने को तैयार है। और जो बिल की बात हो रही है उस पर भी हम बहस करेंगे, बात करेंगे। जो विपक्ष की भूमिका है संवैधानिक व्यवस्था में, वो हम पूरी तरह से निभाएंगे, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये सरकार बहस का मौका ही नहीं देती है। लगातार ये सरकार विपक्ष को इस तरह से टारगेट करती है जिससे कि सदन ही न चले। यदि सदन नहीं चलेगा तो सरकार को जवाब देने की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि सदन के अलावा तो भारतीय संविधान के अनुसार आप कहीं जवाब देने को बाध्य है नहीं। फिर आप जो चाहें वो दिखाते रहें और बताते रहें आंकड़ों में झूठ। दरअसल सही आंकड़े तो आपके संसद में आते हैं। जब आपने पिछले सत्र में बताया, इसीलिए संसद का सुचारू तरीके से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कुलभूषण जी, और उसमें दोनों ही पक्षों की भूमिका अहम हो जाती है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। राजागोपालन जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक सरकार ने की है, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने एक बैठक की है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये अहम एक सत्र होगा एक तरह से 2024 के चुनाव में जाने से पहले। तो इसमें तमाम वो ऐसे मुद्दे रहेंगे जो जनहित से जुड़े भी हैं। दोनों की भूमिकाएं अहम हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की। रितु जी, मैं पार्लियामेंट को 40 साल रिपोर्टिंग किया है मैंने जी। आज नहीं है, कल नहीं है। मुझे अनुभव है, सरकार ने, जो भी सरकार है,
कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार स्पेशली बहुत ही अहम मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। वो दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो बिल के रूप में लेके आ जाएंगे, उसमें ऊपर बहस होगी। उसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो आपने जो पैकेज में वर्णन किया है, दूरदर्शन टीम का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अच्छी तरफ से आपने 31 बिल का पूरा वर्णन किया है। पूरा 31 बिल करने में कम से कम 1 महीने लगता है। ये सरकार का विपक्ष से जो अनुभव, मेरा अनुभव से मैं कह रहा है, दोनों को 50-50% जिम्मेवारी है। विपक्ष को भी है, सत्ता पक्ष को भी है। स्पीकर लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का हेल्प करना, समझौता करना, टोका टोकी तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल पिछले बार एक दिन भी स्थगित नहीं किया सरकार ने। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को कट नहीं किया है। मुझे लगता है कल दिल्ली जो ऑर्डिनेंस का बिल आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस का रूप क्या होगी, वॉकआउट करेगी, नहीं तो सरकार को समर्थन में वोट करेगी, सरकार को विपक्ष में वोट करेगी, आम आदमी को खुशी करेगी, नहीं करेगी, पता नहीं है। नंबर सेकंड थिंग, डेटा प्रोटेक्शन बिल। अगले हफ्ते ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोलते जा रहे हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल इंपॉर्टेंट है। उसको विपक्ष कितना रूप में, अड़े रूप में लेते हैं, समर्थन करते हैं, वेट एंड वॉच प्रोग्राम में वो डाल दिया है। राजगोपालन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से आइए इसी पे एक रिएक्शन लेते हैं। कल जब दिल्ली सरकार को लेकर जब विधेयक आएगा, वो सबसे अहम विधेयक माना जा रहा है। कांग्रेस के भीतर ही इसको लेकर 2 राय है। क्यों कुलभूषण जी, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए ही है? आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले सर। रितु जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी कहिए। जी, कल जब बिल पेश किया जाएगा, ड्राफ्ट देखने के बाद और जब उस पर बहस होगी, तो बहस में हम भाग लेंगे और बहस में भाग लेने के बाद तय करेंगे कि वो बिल, यदि पार्टी के भीतर कुलभूषण जी आप मना चुके हैं कि अपनी दिल्ली इकाई को और पंजाब इकाई को, जो लगातार इसका विरोध कर रही थी। रितु जी, ये पार्टी का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, ये संवैधानिक मुद्दा है। और जब ड्राफ्ट पेश करेगी सरकार, उसके बाद ड्राफ्ट पर बहस होगी। जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले बहस होती है, डिबेट होती है, और उसके बाद ड्राफ्ट स्पष्ट होता है, उसके बाद राजगोपालन जी और फिर फुल वोटिंग होगी। जी कुलभूषण जी, समय कम है, राजगोपालन जी को ले लें, आपने अपना जवाब दे दिया। जी राजगोपालन जी। कांग्रेस प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहता हूं, ड्राफ्ट बिल का जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इज ए ड्राफ्ट बिल। आप इसको समझ लीजिए। आपको कम से कम पार्लियामेंट प्रोसीजर देखना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भेजने के पहले अध्ययन कर लीजिए। ऐसे आकर के अनशंत नहीं बोलना नेशनल टेलीविजन में। दूसरी चीज है, कांग्रेस में मतभेद है। कल अरविंद केजरीवाल को बंगलुरु बुलाने के वास्ते कांग्रेस ने डोल मकाल करके उनको बुला लिया है, लेकिन कल उसको धोखा दे दोगे। कांग्रेस का किधर आपको अड़े हाथ में ले लेगा अरविंद केजरीवाल। मैं सपोर्ट करूंगा करके आप बोलते केसी वेणुगोपाल, लेकिन इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने बोले ड्राफ्ट बिल पढ़ूंगा। ड्राफ्ट बिल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इज ए ड्राफ्ट बिल। कुलभूषण जी अनुभवी पत्रकार हैं, पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, वो नियमों को बहुत भली भांति जानते हैं। तो आप ये समझ लें, जिस बात को आप कह रहे हैं, सिर्फ फेस वैल्यू पे जिस बात को आप रखना चाह रहे हैं, अभी अजय माकन टीवी पे आके कहते हैं कि वो इस बिल का इसका समर्थन नहीं करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार को सारी ताकतें दे दी जाए। इसके बाद अभी तो कांग्रेस अपने ही भीतर इस मसले को नहीं सुलझा पाई है। जी रितु जी, मैं आपको बता दूं, मेरा कहने का मतलब, ड्राफ्ट पे बहस का मतलब ये है कि जब भी ऑर्डिनेंस रखा जाएगा तो क्या पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, डायरेक्ट वोटिंग होगी? आपकी अपनी सहमति बताए ना। कांग्रेस तो अपने ही भीतर अभी नहीं तय कर पा रही है। रुचिका जी, नहीं तो बहस होने के बाद वोटिंग होती है, मैं यही कहना चाहता हूं। पहले आपके नेता बाहर निकल के क्यों बोल रहे थे? बहस में क्या पक्ष ले लोगे आप? समर्थन करोगे, विरोध करोगे? होने के बाद तय करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस में क्या रूप लेगी? कांग्रेस इसके पक्ष में है कि इसके विरोध में है? कुलभूषण जी, व्हिप जारी नहीं हुआ है। कुलभूषण जी, कांग्रेस इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? इसलिए अभी बहस होगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहस करेंगे उसके बाद वोटिंग होगी।
राजगोपालन जी, वो क्लैरिटी ही नहीं है उन्हें ऑर्डिनेंस को लेकर कि कल संसद में जब आएगा तो कांग्रेस मुझे लगता है ऋतु जी, इसमें व्हिप जारी नहीं हुआ है, मिसइंटरप्रेट न करें। व्हिप जारी नहीं पार्टी ने किया है। ऋतु जी, कांग्रेस प्रवक्ता भेजने के पहले कांग्रेस प्रवक्ता को समझा दीजिए कि आप बहस में गलत बोल रहे हैं कुलभूषण जी। आप व्हिप जारी नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब नहीं है, व्हिप का इसका मतलब नहीं है। आप बहस में क्या रूप लेंगे? पार्टी नहीं, आप बहस में इसके पक्ष में खड़े होंगे कि विपक्ष में? कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि आपको इस पूरे मसले को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। या तो कांग्रेस अभी अपना स्टैंड, कांग्रेस अपने सांसदों के भीतर ही अभी इसको लेकर स्टैंड क्लैरिटी नहीं, क्लियर नहीं है उनका कि उन्हें किस पक्ष में खड़ा होना है। रुचिरा जी, इसके अलावा भी तमाम और जो बिल हैं, किस तरह से विपक्षी एकता की जो आपने बात की है, ये कुलभूषण जी की ही बात नहीं है, ये परेशानी पूरी पार्टी की है। उन्होंने घेरा सेपी करके किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को कल कार्यक्रम में अटेंड करने के लिए कन्विंस तो कर लिया, लेकिन वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि उन्हें इसका सपोर्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो वॉकआउट कर चुके थे इस बैठक से। एक इस तरीके की जो पहले बैठक हुई थी उससे वॉकआउट कर चुके थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने एक स्टैंड मांगा था कांग्रेस से, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में हाँ तो कर दी और सब साथ में आ गए हैं। लेकिन ये देखिए ना, कल जितने भी लोग थे वहां पर, सारे के सारे 26 दल, वो सब मजबूरी में इकट्ठे हुए थे वहां पर। वो सब एक दूसरे को, वो जो एक गाना है ना, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, तो वो सब वाली बात हो रही थी कि वहां पर बैठना भी है साथ में, लेकिन एक दूसरे को एक फूटी आंख कोई भा नहीं रहा है। जब लोग ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ अपना वोट शेयर, अपनी सीटें क्या शेयर करने को तैयार हैं? राजगोपालन जी, आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे, 2024 का आम चुनाव अब से 10 महीने के बाद है, उससे पहले ये मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ही कितना अहम है? किस तरह की भूमिका आपको लगता है कि सरकार अपने तमाम वो बिल जो सरकार चाहती है कि आम चुनाव में जाने से पहले वो जनता के हित के उन तमाम मसलों को जनता के बीच में रखे, उनको निष्कर्ष तक पहुंचाए, कितना आसान कितना मुश्किल सरकार के लिए भी हो सकता है? ये बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष लोगों से बात करके दिल्ली ऑर्डिनेंस को पास करा देगी, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होगी, बाकी बिल के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अनुभव से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी करते हैं, मोदी तो मुमकिन है, वो बिल्कुल बिल को पास करा देंगे, कोई भी हो बिल पास हो जाएगी। अदर रूप में एक बोलना चाहता हूं, विपक्ष तो टूट पड़ी है, INDIA बोल रहे इंडिया का, हिंदी में क्या बोलेंगे आप इंडिया का? तमिल में क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तमिल में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलेंगे, बंगाली में क्या बोलेंगे? विपक्ष कंफ्यूज है, देयरफॉर सरकार को ऊपर ये भारी भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ठीक नहीं है। कल विपक्षी पार्टियां भी अपनी एक बैठक करने जा रही हैं कुलभूषण जी। इस बैठक के अलावा आज जो सर्वदलीय बैठक में जो आश्वासन सरकार ने दिया है, उसके बाद क्या नई रणनीति है जिसको लेकर मंथन होना है? पहले तो ऋतु जी ये बता दूं कि जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भाजपा प्रवक्ता से भी ज्यादा मोदी प्रवक्ता हैं, इसीलिए ये कोई भी कुलभूषण जी, मैं अपने चैनल पे मैं ये नहीं स्वीकार करूंगी कि आप मेरे किसी गेस्ट पर और खासकर पत्रकार पर इस तरह का भद्दा आरोप लगाए। नहीं कुलभूषण जी, आप अपनी बात नहीं कह पाए तो अपनी खिसियाहट को पत्रकार पे सवाल उठा के मत निकालिए। आप जवाब, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप अपनी खिसियाहट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं कुलभूषण जी, कुलभूषण जी आप सवाल करेंगे, चाहेंगे आप सवाल करेंगे, को प्रोसीडिंग नहीं पता है। कुलभूषण जी आप यहाँ कमेंट करने के लिए नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने एक स्लोगन रिपीट करा है, उससे आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है इस स्लोगन से? पकड़ लिया, आपको एक्सपोज कर दिया, आपको इस स्लोगन से आपको क्यों खराब लग रहा है? मोदी प्रवक्ता है आप,
एक पत्रकार ने स्लोगन जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के लिए दिया जाता है वो उन्होंने कहा है ना, वो पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने स्लोगन कहा। आपको उससे तकलीफ किस बात की है? प्रवक्ता है, मैंने आपको आप अपनी बात करें, आप पत्रकार की शक्ल में बैठते हैं। कुलभूषण जी आप अपनी बात करें। आप ये बताएं कि कल विपक्षी पार्टियां जो मिल रही हैं वो कौन सी नई रणनीति बनाने जा रही हैं? सर्वदलीय बैठक में कल एनडीए की बैठक में आखिर क्या ऐसा दिखा कि एक नई रणनीति के लिए कल सुबह एक बार फिर आप सब लोग मिलेंगे? और क्योंकि आप ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस का रुख नहीं साफ कर पाए कुलभूषण जी, हम ऑर्डिनेंस पर क्या स्टैंड लेंगे ये कल हम तय करेंगे। पता है इनको हम नहीं ये पता तय है। करेंगे कि कल हम ऑर्डिनेंस पे क्या ये स्टैंड तो लेंगे। बताओ ना, आप पक्ष क्या लेंगे ये तो बताइए। यही बता रहे हैं, हम लोग आपस में जो अपना आपके कॉमन लिए- मिनिमम एजेंडा आपके है लिए उस पर मोदी बात भारत करेंगे, नहीं है। हम नई रणनीति पर आपके विचार लिए करेंगे मोदी और भारत उसके नहीं बाद है, बात लेकिन करेंगे। इंडिया कैसे हो गया? विपक्षी इंडिया कैसे नहीं होगा? एकता ने करने की बात की है। हालांकि 24 घंटे बीते नहीं, तमाम पार्टियां और खासकर मायावती ने बहुत साफ कहा बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल कई सवाल जो नामकरण हुआ उसे लेकर भी, और सबसे ज्यादा नजरें सबकी रहेगी मॉनसून सत्र में इस विपक्षी एकता का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस का क्या रुख रहेगा जब ऑर्डिनेंस से संबंधित बिल संसद में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे कानून व्यवस्था पर घिरी राजस्थान की गहलोत सरकार। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार फिर घिर गई है। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या और रेप की घटनाओं पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान की महिला अब अशोक गहलोत को माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद राज्य की अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल जोधपुर के पास गंगाड़ियों की ढाणी में मंगलवार तड़के अज्ञात लोगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव जला दिए। शव काफी बुरी तरह से जल चुके थे। पुलिस और ग्रामीण इस जघन्य हत्याकांड को लेकर स्तब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये हत्या के बाद जलाने के प्रयास का मामला लग रहा है, लेकिन पूरी जांच की जा रही है। परिवारजन से अभी हमने FIR प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पे बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी बीजेपी का कहना है कि जब से अशोक गहलोत सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और उनकी नीति राजस्थान को बदनाम कर रही है। राजस्थान की महिलाएं अब अशोक गहलोत को माफ नहीं करेंगी। कहते हैं ये तो किसी और विचारधारा के लोग थे। यहां विचारधारा देखी जाती है क्या? किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो शिकायत करने पहुंची, आप विचारधारा देख रहे हो क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी गैंगरेप की घटनाएं हुई है, बलात्कार की घटनाएं हुई है दलितों पे, विशेष करके दलित महिलाओं पे, उसमें जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके पीछे भी वो कोई न कोई विचारधारा देख रहे हैं। हमारी ऐसी धरती जो पद्मिनी की धरती है, वहाँ महिला अत्याचार में आज हम सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अशोक गहलोत जी को आह्वान करना चाहूँगी कि राजस्थान की महिला अब आपको माफ़ नहीं करेगी। इन माताओं बहनों का श्राप ही है जो आपको अब इस चुनाव में भी पता लगेगा।
बीजेपी के साथ ही खुद कांग्रेस के नेता भी गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि पुलिस सुरक्षा के बीच उन पर हमला होता है और हमला करने वाले अब तक नहीं पकड़े जाते। ऐसे में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। बीजेपी ने दिव्या मदेरणा के बयान के आधार पर गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दो बात तो नहीं कर सकते ना, अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूँ और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे घर के आगे से निकलते हैं रोज। कांग्रेस की माननीय विधायक वो कहती है सुरक्षा के बीच में चलती हूं, फिर भी मेरे पे हमला हो जाता है। ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उसकी हम एक आपको लंबी लिस्ट भी देंगे और दे सकते हैं जब से ये सरकार आई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि राजस्थान में औसतन 17 बलात्कार और 7 हत्या हर रोज हो रही हैं। राज्य में कुछ महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में गहलोत सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपनों के हमले मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद बीजेपी का आक्रामक रुख बरकरार है। पार्टी ने बुधवार को राज्य भर में हुई व्यापक हिंसा के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर में हुई व्यापक हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। पार्टी ने रैली निकाली जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इस रैली में एकजुटता का संदेश देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि ये मार्च न निकल सके। बीजेपी का आरोप है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही। उधर बीजेपी की 5 सदस्यीय महिला सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल का दौरा कर रही है। महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और चुनावी हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलकर ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता काफी निराश हैं। उत्तरी दिनाजपुर के सीपीआईएम कार्यकर्ता मंसूर आलम तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसा के शिकार हुए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सीताराम येचुरी की तस्वीर देखकर वो काफी आहत हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 55 लोग मारे गए थे। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बाद बीजेपी के 10 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों को उपसभापति रुद्रप्पा लमानी पर कागज फेंकने के आरोप में विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित किया गया है। इस मामले में सुनील कुमार, आर अशोक, सीएन अश्वथ नारायण, यशपाल आनंद सुवर्णा, डी वेदव्यास कामत, अरविंद बेलाड़, अरागा ज्ञानेन्द्र, उमानाथ कोटियन, धीरज मुनिराजू और भरत शेट्टी वाई को निलंबित किया है। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि कर्नाटक में बदली हुई सियासत के तहत बीजेपी और जेडीएस राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ एकजुट हुए हैं। कर्नाटक में अपने चुनावी वादों को पूरा करने में हलकान हो रही कांग्रेस सरकार को विधान परिषद में बीजेपी जेडीएस के संयुक्त विपक्ष ने करारा झटका दिया है। इस बीच एक विधायक घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फटने से करंट फैल गया, जिसमें दरोगा समेत 16 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर गहरी संवेदना जताई है। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं न्यायिक जांच का भी फैसला हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार सुबह नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास नमामि गंगे के परियोजना स्थल पर अचानक करंट फैल गया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा ली गई।
कुछ को ऋषिकेश भी ले जाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी चमोली ने अपर जिलाधिकारी चमोली को 1 सप्ताह के भीतर घटना की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच करने के आदेश दिए हैं। अभी जांच चलेगी और सारा कारण प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गए। ये अभी जांच में पूरा विस्तृत जांच होगा तो आगे बातें सामने आ जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ सहित अन्य दलों ने सजगता से काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डिजिटल इंक्वायरी सेटअप कर दी है अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जी के अध्यक्षता, और इस डिजिटल इंक्वायरी का उद्देश्य यही होगा कि इस घटना के कारणों का विवेचना करना और साथ ही जो संबंधित दोषी हैं उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, अत्यंत पीड़ादायक, उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह हादसा तब हुआ जब लोग पंप ऑपरेटर चौकीदार गणेश लाल का शव लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। बीते रोज नमामि गंगे के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम करने वाले गणेश लाल का करंट लगने से मौत हो गई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ रजनीश त्रिपाठी और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे देखेंगे, देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कई खबरें। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और अब तक आपने न्यूज नाइट में देखा, कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर। वहीं विपक्ष के नए गठबंधन में नाराजगी की सुगबुगाहट, और साथ ही हमने आपको बताया कि बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद भी जारी है घमासान। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेजी से सिनेमा की वापसी हो रही है। करीब 32 साल बाद घाटी में जब बड़े पर्दे की वापसी हुई तो वहां के लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया। पिछले साल श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत के साथ पुलवामा और शोपियां जैसे इलाकों में भी मल्टीप्लेक्स खोले गए और अब हाल ही में
बारामूला में भी बड़े पर्दे की चमक लौटी है, तो इसके साथ घाटी में मल्टीप्लेक्स की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें बड़ी भूमिका है नई फिल्म पॉलिसी की। अब सिनेमा हॉल बनाने वालों के लिए बैंकों से लोन मिलना आसान हो गया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 30% की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है, जिसकी ऊपरी सीमा 5 करोड़ तक रखी गई है। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी श्रीनगर के मल्टीप्लेक्स आइनॉक्स पहुंची और लोगों से घाटी में सिनेमा की वापसी को लेकर बातचीत की। जम्मू कश्मीर एक बड़े बदलाव का साक्षी बन रहा है। लगातार इस वक्त हम श्रीनगर के आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में खड़े हैं, जो कि लंबे समय के बाद यहाँ पर सिनेमा की वापसी हुई और बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने यहाँ पर इसका स्वागत भी किया। करीब 1 साल इसको हो गया है। लगातार जो है अनवरत यहाँ पर लोग मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं सीनियर एसोसिएट ऑपरेशन इस मल्टीप्लेक्स के उबैद। इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह का जो उत्साह है, एंथुसियाज्म है, वो यहाँ पर लोगों का आपको दिखाई दे रहा है इस सिनेमा हॉल के। मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। आफ्टर 32 ईयर्स के बाद सिनेमा यहाँ पे रिवाइव किया है, कश्मीरी कल्चर जिसको हम कहते हैं कि वो रिवाइव किया है दर साहब की मेहरबानी से। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। एंटरटेनमेंट हब बन गया है, मल्टीप्लेक्स है, 3 स्क्रीनों का यहाँ पे थिएटर है और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ऊपर ये गेमिंग जोन का भी अच्छा योगदान मिला। वहाँ पे पैवेलियन है जो हमारा गेमिंग जोन है, मोर देन 17,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एशिया का बहुत ही लार्जेस्ट गेमिंग जोन यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, ये जो कि एसी कॉम्प्लेक्स में है। ये यहाँ पे सिनेमा हॉल खुला है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स है? किस तरह से आपको लगता है कि ये एक अच्छी ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कश्मीर में बहुत पहले 90s में सिनेमास थे। उसके बाद लाइक हमारी जनरेशन ने तो सिनेमा देखा ही नहीं है। ये पहली बार कि हम लोग सिनेमा आ रहे हैं और like international movies देख पा रहे हैं। It's very great and very thrilling that Kashmir is going to introduce such platforms for our generation. दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में बहुत से सिनेमा हॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही है, तो हमें इसका अहमियत समझ में आती है। In this kind of an atmosphere, we come here, we relax. That's the only thing, and obviously we get full time with the family. That's what we come here. It's a pleasure to watch with the family out here. अभी तक कुछ था नहीं यहाँ पे ऐसा, अब है थोड़े टाइम से, we enjoying. कैमरामैन शोभन शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज श्रीनगर। और आइए अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से यातायात सहित जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जीवन पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के बाद हालात संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में सोमवार से लगातार हो रही तेज बारिश से राज्य की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे रायगढ़, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिलों में सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। राज्य सरकार ने नदियों के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थल पर जाने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र के कोंकण में एनडीआरएफ द्वारा राहत और बचाव का काम किया गया। एजेंसी ने रत्नागिरी जिले के चिपलून में एक पुल के नीचे फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। एहतियात के तौर पर मध्य रेलवे ने मुंबई पुणे इंटरसिटी, डेक्कन एक्सप्रेस और इंद्रायणी ट्रेनों को गुरुवार के लिए रद्द कर दिया। रायगढ़ में भारी बारिश को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने कोंकण, विदर्भ में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद अधिकारियों को आपातकालीन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखे जाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार रात से हो रही तेज बारिश के बीच अधिकारियों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डोडा और रामबन जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 से 22 जुलाई तक जम्मू में कई स्थानों पर और कश्मीर में कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की से सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। मौसम खराब होने के कारण पवित्र अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा भी प्रभावित हुई है। गुजरात के कई हिस्सों में भी बारिश का प्रकोप रहा। लगातार बारिश के कारण वलसाड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में जलभराव हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने और भारी बारिश होने से सलूणी उपमंडल में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बादल फटने से कई लोग प्रभावित हुए।
वहीं उत्तराखंड के धारचूला के लिपुलेख सीमा के नाचटी नाले में बादल फटने से वाहन और पुल बह गया। काफी सड़कों को नुकसान हुआ है। इस पूरे जो भी नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। जो खेतों को नुकसान हुआ है या कहीं घरों को नुकसान हुआ है या सड़कों को नुकसान है, और जैसे ये संपूर्ण सूचना हमारे पास आ जाती है उसके ऊपर चाहे रिलीफ में फंड्स हैं या अन्य हेड से फंड्स को कन्वर्ज करने की बात है, उस विषय में निर्णय लिया जाएगा। असम में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली में मयूर विहार इलाके में जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लाल किला क्षेत्र से जल जमाव खत्म हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रमेश रैना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इंदौर में आज से G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक की शुरुआत हो गई। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं गोवा में आज से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कार्य समूह की 2 दिवसीय चौथी बैठक का आगाज हो गया। आइए देखते हैं क्या खास रहा इन वर्किंग ग्रुप्स की आज की बैठकों में। इंदौर में बुधवार से G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक की शुरुआत हुई। पहले दिन सत्र की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा के स्वागत भाषण से हुई। इस दौरान रोजगार मंत्रालय की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। When we met in Geneva, we were able to finalize and hone and work together and come to a conclusion. So I must really thank each and every one of you for helping us to achieve a consensus. बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के अलावा वैश्विक कौशल अंतर पर जोर। ये बैठक इन 3 विषयों पर आधारित है जो G20 देशों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। 21 जुलाई को श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 डेलीगेट्स शामिल होंगे। तीनों मुद्दों पर अंतिम डिक्लेरेशंस मंत्री स्तर की बैठक के बाद सामने आएंगे। हम कोविड महामारी से उभरे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस समय लेबर मार्केट की चुनौतियों को समझें और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। हम भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इस बैठक से निकलने वाले नतीजे मददगार साबित होंगे। ये अहम मुद्दे हैं। हमने G20 में खासी प्रगति की है। यहाँ अलग अलग देश अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस दौरान सभी देशों के लिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ प्राथमिकताओं को हमारे देश में विकसित किया जाएगा और रिसोर्स और एक्सचेंज के साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे। पहले दिन हुए 3 सत्रों के बाद डेलीगेट्स को मांडू के दीदार भी करवाए गए। तमाम देश के कोने कोने में G20 की बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों का उद्देश्य केवल विषयों पर चर्चा नहीं है, बल्कि भारत की कला, संस्कृति और पर्यटन को भी वो जाने। ये तमाम बैठकों के जरिए, प्रदर्शनियों के जरिए बताया भी जा रहा है। इसके अलावा गोवा में G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की भी शुरुआत हुई। बैठक की अध्यक्षता ETWG अध्यक्ष और सचिव विद्युत मंत्रालय पंकज अग्रवाल ने की। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वहीं इस दौरान ई मोबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सेमिनार में G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान ई मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव और गोवा से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए न्यूज नाइट में देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खबरें।
एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को यथावत रखा है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.4% और अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.7% पर बरकरार रखा है। एडीबी ने बुधवार को जारी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि मजबूत घरेलू मांग से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में ईंधन और खाद्य कीमतें घटने के कारण महंगाई में गिरावट जारी रहने की उम्मीद जताई गई है, जो वैश्विक महामारी से पहले के स्तर के करीब पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 91% रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किए गए हैं। आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर बताया कि अब तक लगभग 2 करोड़ 81 लाख रिटर्न का ई-सत्यापन किया जा चुका है। बीते साल 25 जुलाई तक 3 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आमतौर पर रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाती रहती है, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने डेडलाइन बढ़ाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। देश में मौजूद कुल कोयला भंडार 34% बढ़ाकर 10.3 करोड़ टन हो गया है। कोयला मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक बीती 16 जुलाई को ताप विद्युत संयंत्रों के पास 3.34 करोड़ टन कोयले का भंडार था। ये बीते वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 28% अधिक है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। दिन भर के कारोबार के बाद जहां आखिर में सेंसेक्स 302 अंकों की बढ़त के साथ 67,097 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 84 अंक की बढ़त के साथ 19,833 के स्तर पर बंद हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आगामी एशिया कप का शेड्यूल आखिरकार बुधवार को जारी कर दिया। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में होगा। एशिया कप के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने ट्वीट कर शेड्यूल जारी किया। टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले के साथ होगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मुकाबले 30 अगस्त से 5 सितंबर तक खेले जाएंगे, जबकि ग्रुप 4 के सुपर 4 के मुकाबले 6 सितंबर से 15 सितंबर तक होंगे। वहीं 17 सितंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। इस बार ये प्रतियोगिता वनडे विश्व कप को देखते हुए वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी न्यूज नाइट की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिहार एटीएस ने आज तड़के पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने मोतिहारी पुलिस की मदद से चकिया के बांस घाट से पीएफआई के संदिग्ध सुल्तान को गिरफ्तार किया। इसका चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते वीडियो वायरल हुआ था। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बेंगलुरु शहर में कई जगहों पर बम धमाकों की योजना बना रहे थे। इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सभी के संबंध आईएसआईएस से बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान सैयद, उमर, जनित, मुदस्सिर और जाहिद के रूप में की गई है। क्राइम ब्रांच अब संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीसीबी ने बताया कि ये पांचों 2017 के एक हत्या के मामले में आरोपी हैं और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रहने के समय आतंकियों के संपर्क में आए थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। मौके से 4 AK राइफल और अन्य सामग्री जब्त की गई। सेना का तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मजदूरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने घेराबंदी करके इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल कुख्यात हेरोइन तस्कर रजी हैदर जैदी की 2 संपत्तियों को कुर्क किया। एजेंसी ने राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित 2 संपत्तियों को कुर्क किया। रजी हैदर को एनआईए ने पिछले साल 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रजी हैदर अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते 102 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी के लिए मुख्य आरोपी है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी रजी हैदर जैदी एक कुख्यात ड्रग तस्कर और आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा रजी हैदर जैदी को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी कई बार हेरोइन की तस्करी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो आपके लिए संस्कृति मंत्रालय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 और 6 अगस्त को 2 दिवसीय लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का आयोजन करने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस महोत्सव का मकसद सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हुए भारत में पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण पर बातचीत को बढ़ावा देना है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में